हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2024 कक्षा 12वीं का अर्थशास्त्र का बोर्ड का पेपर है। और कई बार बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए लास्ट तक इस पेपर को आप लोग देखते जाइए और इसको समझते जाइए। बड़े क्वेश्चंस को आपको सॉल्व भी करना है। इसमें आपको मॉडल आंसर बताया जाएगा कि बोर्ड परीक्षा में किस तरह से आंसर्स लिखते हैं। तो चलिए देखते हैं इनके प्रश्नों के उत्तर और समझते हैं कि कैसे बोर्ड में लिखा जाता है और कैसे प्रश्न बोर्ड में आते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। उस केंद्रीय समस्या की पहचान कीजिए जो उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा से संबंधित है। तो यहाँ पर है, क्या उत्पादन किया जाए, जो ऑप्शन है इसमें ये वाला सही है। फिर दूसरा है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम आधार होता है। तो मूल्य का निर्धारण भी होता है, मांग का नियम भी होता है, उपभोक्ता की बचत भी होता है। मतलब इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। फिर है यहाँ पर, उपभोक्ता के संतुलन की उदासीनता वक्र विश्लेषण आधारित होता है। तो ये होता है क्रमवाचक उपयोगिता पर। तो ये वाला ऑप्शन सही है। फिर यहाँ पर है, कीमत अनुपात पी एक्स अपॉन पी वाई का ढाल सूचित करता है। तो ये ढाल सूचित करता है बजट रेखा को और बजट सेट को। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन सही है, बजट रेखा और ये कीमत रेखा, इन दोनों को ये बता रहा है। मतलब आ और सा दोनों सही हैं। इसके बाद इसका पांचवा प्रश्न देखते हैं। जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता, तो जब सामान्य उपयोगिता शून्य हो जाएगी तो कुल उपयोगिता स्थिर हो जाती है। फिर है, श्रम उदाहरण है। तो एक ये परिवर्तनशील साधन का उदाहरण है। ये जो श्रम उदाहरण है ये क्या है, परिवर्तनशील साधन का उदाहरण। फिर है छठवां, उचित विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर जो है, आगम माइनस लागत, लाभ बराबर क्या होता है, आगम माइनस लागत। तो इसका जो सही उत्तर है ये फर्स्ट वाला हो जाएगा, इसको देखना है। अब चलिए यहाँ पर दूसरा प्रश्न देखते हैं, जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पहला प्रश्न है, कर की मात्रा में वृद्धि होने पर पूर्ति खाली स्थान होती है, मतलब घटती है। फिर है, पूर्ति की लोच वस्तु की खाली स्थान और पूर्ति की मात्रा में परिमाणात्मक गुणात्मक संबंध दर्शाती है। तो यहाँ कीमत है, कीमत और पूर्ति। इसके बाद तीसरा है, खाली स्थान का आशय संतुलन की स्थिति से है। तो यहाँ पर साम्य भरा जाएगा, साम्य का आशय संतुलन की स्थिति से है। फिर है, उत्पादन की प्रति इकाई लागत को खाली स्थान कहते हैं, तो ये कीमत कहलाता है। फिर औसत लागत वक्र का आकार खाली स्थान आकृति का होता है, तो ये यू आकृति का होता है। इसमें अंग्रेजी का बड़ा अक्षर यू भरना है। फिर है, पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म कीमत खाली स्थान होती है, तो ये होती है स्वीकारक। यहाँ पर आपको ये भी समझना है कि ये प्रश्न जो है परीक्षा में किसी भी फॉर्मेट में आ सकते हैं। खाली स्थान वाला विकल्प में पूछ दे, विकल्प वाला जो है खाली स्थान में पूछ दे, सत्य सत्य में पूछ दे, जोड़ी में पूछ दे। तो आपको इस हिसाब से पढ़ना है कि किसी भी फॉर्मेट में आए, हमसे बन जाए। तो चलिए अब सही जोड़ी वाले प्रश्नों को देखते हैं। तो यहाँ है साधन और मांग। तो इसका जो संबंध है ये है व्युत्पन्न मांग। इसके बाद है, उत्पादक द्वारा यंत्रों का उपयोग। ये नहीं नहीं, अभी दूसरा भी देख लेते हैं, एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्शन। तो इसी का हिंदी होता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। फिर तीसरा देखिए, उत्पादक द्वारा यंत्रों का उपयोग है। तो एक ये मध्यवर्तीय वस्तु कहला जाएंगी। फिर बढ़ई द्वारा लकड़ी का उपयोग है, तो ये अंतिम वस्तुएं कहला जाएंगी। फिर यहाँ पर है बचत। तो जो बचत का संबंध है इससे है रिसाव से, तो यहाँ पर रिसाव कहला जाएगा। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था। तो जो भारतीय अर्थव्यवस्था है एक तरह की मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। तो इस तरह से आपको जोड़ी मिलाना है इन्हें।
और परीक्षा के पहले तो हमेशा ही पेपर सॉल्व करके जाना चाहिए। अब यहाँ पर देखते हैं सत्य असत्य की बात। तो जीएनपी एक राष्ट्रीय अवधारणा है, ये वाला कथन सत्य है। इसके बाद मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, ये भी सत्य है। इसके बाद तीसरा देखिए, भारत में 10 रुपए के सिक्के का वस्तुमान उसके मुद्रा मान से अधिक होता है, ये असत्य है। जितनी मुद्रा मान है उतना ही वस्तु के मान्य होगा। इसके बाद चौथा देख लेते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली में मूल्य का मापन बहुत कठिन होता है, ये भी सत्य है। फिर है बचत और विनियोग सदैव बराबर होते हैं, ये असत्य है, यहाँ पर असत्य कथन है। इसके बाद है गुणक और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में धनात्मक संबंध पाया जाता है, ये कथन सत्य है। फिर है पूर्ण रोजगार से अभिप्राय अर्थव्यवस्था में शून्य बेरोजगारी है, यह कथन असत्य है। तो चलिए अब अगला प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो प्रश्न है, बचत और आय के बीच क्रियात्मक संबंध को क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है बचत फलन। आंसर बचत फलन होगा। फिर है औसत उपभोग प्रवृत्ति, जिसको एपीसी भी कहते हैं। इसके बाद औसत बचत प्रवृत्ति का योग खालिस वो का होगा, तो आप इसमें चाहे एपीसी प्लस एपीएस करके एक लिख सकते हैं ना, साधारण इसका उत्तर एक भी दे सकते हैं। इसके बाद है, उस कर का नाम बताइए जिसका भार कर चुकाने वाले व्यक्ति पर ही पड़ता है। तो ये होता है प्रत्यक्ष कर, इसका सही उत्तर होगा प्रत्यक्ष कर। फिर देखिए, राजस्व घाटा की गणना किस प्रकार की जाती है? तो राजस्व घाटा माइनस राजस्व प्राप्तियां होता है। फिर है प्राथमिक घाटा की गणना का सूत्र क्या है? तो राजकोषीय घाटा ऋण ब्याज भुगतान, ये इसका सूत्र है। फिर है भुगतान संतुलन में किस प्रकार के सौदे शामिल किए जाते हैं? तो दृश्य एवं अदृश्य वस्तुएं और सेवाएं, या सिंपल सा इसको आप आर्थिक सौदे भी कह सकते हैं। अब इसके छठवें प्रश्न का देखते हैं, मांग का अर्थ क्या है? और इसका अथवा वाला प्रश्न भी है, मांग की कीमत लोच का अर्थ क्या है? तो चलिए इन दोनों का अर्थ समझते हैं। यहाँ पर इसका मॉडल आंसर है, तो समझना है मांग कहलाती है और मांग की लोच क्या कहलाती है। तो पहले वाला प्रश्न देखते हैं, उपभोक्ता अपनी आय की उपयोगिता के अनुरूप खर्च करके जो वस्तुएं बाजार से क्रय करता है, वह मांग कहलाती है। कुल मिला के यही है कि अपनी उपयोगिता के अनुरूप हम वस्तुओं को बाजार से खरीदते हैं, उसे मांग कहते हैं। अब मांग की लोच कीमत से क्या मतलब है? मांग की लोच कीमत के परिवर्तन से होने वाला स्तर है। मांग के कम होने से मांग में कितना प्रतिशत परिवर्तन आया है, यही अर्थशास्त्र में मांग की लोच कहलाता है। तो मांग की कीमत होने से कितना परिवर्तन आया, मांग में कितने प्रतिशत परिवर्तन आया, इसे अर्थशास्त्र में मांग की लोच कहा जाता है। अब देखिए हमारे पास प्रश्न है, उत्पादन के कोई दो साधन लिखिए। अथवा वाला प्रश्न है, ह्रासमान पैमाने का प्रतिफल का अर्थ लिखिए। तो यहाँ सातवें प्रश्न का भाग देखते हैं, यहाँ है उत्पादन के साधन था प्रश्न। तो उत्पादन के 5 साधन हैं। भूमि की जरूरत पड़ती है, श्रम की जरूरत पड़ती है, पूंजी, संगठन और साहस। ये 5 चीजें हैं उत्पादन के साधन के। इसमें आपको कोई दो साधन लिखने पर 2 अंक मिलेंगे, क्योंकि 2 अंक का आया है। आप चाहें तो इनका डिटेल भी कर सकते हैं, दो साधनों का। इसके बाद है, ह्रासमान पैमाने का प्रतिफल तब होता है जब सभी आगतों के अनुपातिक वृद्धि की तुलना में निर्गतों में समानुपाती वृद्धि कम हो जाती। आगतों का मतलब आने वाले साधन या धन, और जाने वाले साधनों को निर्गत वाले, उनका अनुपात ही क्या कहलाता है? ह्रासमान पैमाने का प्रतिफल कहलाता है, जब उसमें कमी होती है। अब यहाँ पर 8वां प्रश्न भी है, साम्प्राप्ति का अर्थ लिखिए।
और इसमें अथवा का प्रश्न है सामान्य लाभ का अर्थ लिखिए। चलिए दोनों प्रश्नों के मॉडल आंसर्स को देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमसे पूछा था संप्राप्ति अर्जित क्या है। एक फर्म अपने द्वारा उत्पादित वस्तु का बाजार में विक्रय करके संप्राप्ति अर्जित करती है। फिर ये देखिए लाभ का न्यूनतम स्तर क्या है। तो फर्म को व्यापार में बनाए रखने के लिए आवश्यक सामान्य लाभ कहलाता है। माने कम से कम हम लाभ करें और हम फर्म व्यापार में बने भी रहें तो उस तरह का जो है लाभ का न्यूनतम स्तर कहलाता है या सामान्य लाभ कहलाता है। और बाजार में हम वस्तुओं को बेचते हैं, कोई भी फर्म है उत्पादित करती है वस्तुओं को विक्रय करती है तो उससे जो अर्जित होता है उसको संप्राप्ति अर्जित कहते हैं, जो उससे लाभ प्राप्त होता है। अब यहाँ नौवां प्रश्न है समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ लिखिए। अथवा करके प्रश्न है आर्थिक एजेंट को समझाइए। तो यहाँ देखिए सबसे पहले समष्टि का अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र है क्या। समष्टि अर्थशास्त्र में किसी अर्थव्यवस्था के समस्त आर्थिक परिवर्तनों, विकासशील, विकसित, पूंजीवादी, निजी, सभी का अध्ययन किया जाता है तो उससे समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं संस्थाएं क्या हैं। यहाँ पर यह वह व्यक्ति व एवं संस्थाएं हैं जो आर्थिक निर्णय लेते हैं। वह उपभोक्ता भी हो सकते हैं, उत्पादक भी हो सकते हैं, सरकार भी हो सकती है, निगम भी हो सकते हैं, बैंक भी हो सकते हैं। तो यहाँ आर्थिक एजेंट का है जो भी बैंक, सरकार या भाग लेते हैं उसमें आर्थिक उत्पादन में आर्थिक एजेंट कहलाते हैं। अब हम 10वां वाला प्रश्न देखते हैं। उपभोग वस्तुओं को समझाइए। अथवा है ये पूंजीगत वस्तुओं को समझाइए। तो देखिए दो चीज़ें हमको समझाना है, उपभोग वस्तुएं और अथवा वाला प्रश्न था पूंजीगत वस्तुएं। दोनों को समझते हैं। उपभोग वस्तुएं उपभोक्ता द्वारा क्रय की गई जाने वाली खाद्यान्न वस्तुएं जो जीवन यापन के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। कपड़े हैं, किताब, कापी, दवाई, मनोरंजन, ये जो है उपभोग की वस्तुएं कहलाती हैं। फिर यदि हम इसके अलावा जो जीवन में ज़्यादा उपयोगी नहीं है जैसे कार है, एसी है, कंप्यूटर है, अन्य टिकाऊ वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं पूंजीगत वस्तुएं कहलाती हैं। फिर यहाँ प्रश्न है मुद्रा की मांग का अर्थ लिखिए। अथवा का प्रश्न है मुद्रा की पूर्ति का अर्थ लिखिए। दोनों प्रश्नों के उत्तर समझें। तो सबसे पहले मुद्रा की मांग समझते हैं, इसके बाद अथवा वाला प्रश्न मुद्रा की पूर्ति समझेंगे। तो मुद्रा की मांग क्या है। मुद्रा की मांग साधारण जीवन यापन से लेकर के अर्थव्यवस्था के सभी सौदों के लिए की जाती है। बैंक जमाएं, नगद करेंसी, अन्य सारी आर्थिक गतिविधियां मुद्रा की मांग का निर्धारण करती हैं। तो जो भी चीज़ हम जीवन यापन के लिए सौदे करते हैं तो वो मुद्रा के मांग के अंतर्गत आता है। फिर मुद्रा की पूर्ति से क्या आशय है। तो मुद्रा की पूर्ति का देखिए अर्थव्यवस्था से मुद्रा के चलन में नकदी, बैंक जमाएं, ऋण सुविधाएं, अतिरिक्त कोषों के बीच मध्यस्थता आदि मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करते हैं। तो यही है अर्थव्यवस्था के चलन के लिए जो है मुद्रा की कमी ना हो, मुद्रा की नकदी हो, बैंक में जमा हो, ऋण सुविधाएं हो, इस तरह से मुद्रा की पूर्ति कहलाती है। अब यहाँ 12वां प्रश्न इसको देखिए विमुद्रीकरण को समझाइए। अथवा का प्रश्न है सट्टा उद्देश्य को समझाइए। अब देखिए प्रश्न था विमुद्रीकरण और एक सट्टा उद्देश्य था। सट्टा क्या है तो दोनों को समझते हैं। अर्थव्यवस्था में भ्रष्टाचार, काला धन, आतंकवाद को तथा जाली मुद्रा को रोकने के लिए सरकार या तो नोट बंद कर देती है या उनके स्थान पर दूसरे नोट चला देती है या फिर ऑनलाइन या तथा एटीएम आदि का उपयोग करती है। तो इस क्रिया को विमुद्रीकरण कहते हैं। जैसे 500 1000 के स्थान पर 2000 का नोट चला था, अब वह भी बंद हो गया तो इस तरह से विमुद्रीकरण कहला गया। इसके बाद सट्टा उद्देश्य क्या है। भू संपत्ति, बहुमूल्य धातुओं, बंध पत्रों, मुद्रा का एकल कोटि बंध पत्र बनाकर जब सरकार वायदा पत्रों तथा साख पत्रों को चलन में लाती है तो इसे सट्टा उद्देश्य कहते हैं।
व्यापारिक सट्टा भी मुद्रा के नगद रूप को प्रभावित करता है। अब यहाँ प्रश्न है समग्र मांग क्या है, और अथवा का प्रश्न प्रश्न है समग्र पूर्ति क्या है। चलिए इसका मॉडल आंसर देखें। अब यहाँ प्रश्न 13 था, समग्र मांग क्या है। अर्थव्यवस्था में पाई जाने वाली मांग को ही समग्र मांग कहा जाता है। उपयोग और निवेश में परिवर्तन का समग्र मांग पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है तथा इसका संबंध वस्तु की कीमत से होता है। अथवा का प्रश्न देखते हैं। समग्र पूर्ति से प्रश्न था, बाजार में पाई जाने वाली समस्त पूर्ति सारे उपभोक्ताओं की बाजार तालिकाएं मिल करके समग्र पूर्ति का निर्धारित करती हैं। निवेश, बचत तथा ब्याज की दर से समग्र पूर्ति प्रभावित होती है। तो समग्र मांग का मतलब है अर्थव्यवस्था में पाई जाने वाली मांग, और यहाँ पर समस्त पूर्ति से मतलब है बाजार में पाई जाने वाली पूर्ति। तो इस तरह से यहाँ पर आंसर हमको देना है इसका। अब प्रश्न देखिए, सीमांत बचत प्रवृत्ति एमपीएस का अर्थ लिखिए। अथवा वाला है औसत उपभोग प्रवृत्ति का अर्थ लिखिए। चलिए इन दोनों को समझते हैं। एक है एपीसी और एक है एमपीएस। तो चलिए सबसे पहले एमपीएस समझते हैं। तो यह है आय में प्रति इकाई परिवर्तन के फलस्वरूप बचत में परिवर्तन है। ये मुख्य रूप से यही आंसर है। यह आय में प्रति इकाई परिवर्तन के फलस्वरूप बचत में परिवर्तन है। इसे यश से दर्शाते हैं और आई माइनस सी के बराबर होता है। इसका निहितार्थ है एस प्लस सी बराबर क्या हो गया, आई। तो चाहे ये सूत्र लिख दें चाहे ये सूत्र लिख दें, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, ये एमपीएस कहलाता है। इसके बाद यहाँ पर एसीपी की बात करते हैं। तो यह है प्रति इकाई उपभोग, अर्थात सी बटे वाई व्यक्ति की आय पर निर्भर करती है। खरीदने की क्षमता कीमत से निर्धारित होती है। इन सभी का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। अब यहाँ 15वां प्रश्न है, सरकारी बजट का अर्थ लिखिए। और अथवा का प्रश्न है राजस्व व्यय का अर्थ लिखिए। तो दोनों को मॉडल आंसर समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले सरकारी बजट को समझते हैं। ये क्या है, सरकार की अनुमानित प्राप्तियों तथा खर्चों का ब्यौरा, जिसे वार्षिक वित्तीय ब्यौरा भी कहते हैं, इसी को बजट कहा जाता है। इसको संसद में पेश करना सरकार का संवैधानिक कर्तव्य है। तो सरकार कौन कौन सी प्राप्तियां कर रही हैं और कितना खर्चा कर रही है, उसी का जो ब्यौरा है वही सरकारी बजट कहलाता है। फिर हम बात करते हैं राजस्व की। तो उसमें समझते हैं, अथवा वाला प्रश्न था, राजस्व व्यय केंद्र सरकार का भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों के सृजन के अतिरिक्त अन्य उद्देश्यों के लिए भी किया गया व्यय है। इसका संबंध सरकारी विभागों के सामान्य कार्यों तथा विविध सेवाओं, ऋण, ब्याज, अदायगी, अनुदान से होता है। तो राजस्व व्यय का मतलब यही है कि सरकार किन किन परिस्थितियों में क्या क्या चीज़ें खर्च करती हैं और किन उद्देश्यों पर खर्च करती हैं, वो राजस्व व्यय व्यय कहलाता है। अब चलिए 16वां प्रश्न है, इसको देखते हैं। सीमांत उत्पादन संभावना क्या है। अथवा का प्रश्न है सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण से आपका क्या अभिप्राय है। तो चलिए इन प्रश्नों के उत्तर को समझते हैं। सबसे पहले सीमांत उत्पादन क्या कहलाता है उसको देखते हैं। जिस प्रकार व्यक्तियों के पास संसाधनों का अभाव होता है और संसाधनों की कमी होती है, उसी तरह कुल मिलाकर किसी अर्थव्यवस्था के संसाधन भी वहां रह रहे व्यक्तियों की आवश्यकता पूर्ति करने के लिए सर्वदा सीमित ही होते हैं। दुर्लभ संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। प्रत्येक संसाधन का कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए सही निर्णय लिया जाना ही सीमांत उत्पादन संभावना कहलाती है। तो इस तरह से ये है उत्तर। लेकिन आप ये समझिए, मॉडल आंसर देख रहे हैं, इसमें आप बदलाव कर सकते हैं अपने स्टैंडर्ड से। कुछ अच्छा, इससे ज़्यादा अच्छा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ज़्यादा शब्दों में लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं।
फिर दूसरा अथवा का प्रश्न था सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण का। तो चलिए उसको देखते हैं क्या है ये। सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण के अंतर्गत हम यह अध्ययन करते हैं कि विभिन्न क्रिया विधियां किस प्रकार कार्य करती हैं। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं को सुलझाने की विधियों का समाधान प्रस्तुत करना ही सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण कहलाता है। चलिए अब देखते हैं 17वां प्रश्न है बाजार संतुलन की व्याख्या कीजिए। अथवा का प्रश्न है फर्मों की एक स्थिर संख्या के होने पर पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में कीमत का निर्धारण किस प्रकार होता है, व्याख्या कीजिए। तो चलिए कीमत का निर्धारण और बाजार संतुलन को समझते हैं। तो पहले तो देखिए यहाँ पर बाजार संतुलन, एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में संतुलन वहाँ होता है जहाँ एक ऐसी स्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है जहाँ सभी उपभोक्ताओं तथा फर्मों की योजनाएं सुमेलित हो जाती हैं और बाजार रिक्त हो जाता है। तो इसे बाजार में संतुलन कहा कहा जाता है। अब इसमें फर्मों का देखते हैं क्या था। फर्मों की संख्या स्थिर होने पर संतुलन कीमत तथा मात्रा बाजार मांग तथा बाजार पूर्ति वक्रों के परस्पर प्रतिच्छेदन बिंदु पर निर्धारित होती है। प्रत्येक फर्म श्रम का उपयोग उस बिंदु तक करती है जहां श्रम की सीमांत संप्राप्ति उत्पाद मजदूरी दर के बराबर होती है। तो चाहें तो ये ग्राफ आप बना सकते हैं और नहीं भी बनाएंगे तो ज़रूरी नहीं है, ऑप्शनल है, ग्राफ बना दें कीमत का संतुलन का या ना बनाएं। अब देखिए 18वां प्रश्न है प्रभावी मांग क्या है। अथवा का प्रश्न है मितव्ययता के विरोधाभास की व्याख्या कीजिए। चलिए दोनों का मॉडल आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले प्रभावी मांग को समझते हैं। अर्थव्यवस्था में अंतिम वस्तु के स्तर के निर्धारण के लिए अल्पकाल में समस्त मांग एक नियत अंतिम वस्तु कीमत और नियत ब्याज की दर को तथा इस कीमत पर समस्त पूर्ति को पूर्णतः लोचदार मान लेते हैं। इन परिस्थितियों में समस्त निर्गत का निर्धारण केवल समस्त मांग के स्तर पर ही निर्धारित होता है। इसे ही प्रभावी मांग कहते हैं। अथवा का प्रश्न देखते हैं जिसमें मितव्ययता का विरोधाभास था कि किसे कहते हैं, इसको समझिए। यदि अर्थव्यवस्था के सभी लोग अपनी आय से बचत के अनुपात को बढ़ा दें तो अर्थव्यवस्था में बचत के कुल मूल्य में वृद्धि नहीं होती है। इससे बचत में या तो कमी आएगी या अपरिवर्तित रहेगी। इस परिणाम को मितव्ययता का विरोधाभास कहते हैं। अब यहाँ 19वां प्रश्न है खुली अर्थव्यवस्था स्वायत्त व्यय खर्च गुणक बंद अर्थव्यवस्था के गुणक की तुलना में छोटा क्यों होता है। अथवा का प्रश्न है विनिमय दर के निर्धारण के कोई दो तीन बिंदु लिखिए। चलिए दोनों को समझते हैं। तो प्रश्न था खुली अर्थव्यवस्था स्वायत्त व्यय खर्च गुणक बंद अर्थव्यवस्था गुणक से छोटा होता है। पहली लाइन तो क्वेश्चन से लिखा है क्योंकि घरेलू मांग एक हिस्सा विदेशी वस्तुओं के लिए होता है। अतः स्वायत्त मांग से वृद्धि से बंद अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में निर्गत के क्रमबद्धि होती है। इससे व्यापार शेष में भी गिरावट होती है। तो कुल मिलाकर हम जो है विदेशों से जो सामान विदेशी वस्तुओं का जो यूज करते हैं उपयोग करते हैं इससे अर्थव्यवस्था में गिरावट आती है, इसलिए उसका गुणक छोटा होता है। इसके बाद था विनिमय दर वैसे तो बाजार मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है पर इसके तीन बिंदु हैं। एक होता है विनिमय दर को निर्धारित करने वाला सट्टा बाजार, इन्हें चाहें तो आप डिटेल भी कर सकते हैं। ब्याज की दरें, आय और विनिमय की दर, तो इसमें दो दो लाइन भी इनमें लिख सकते हैं। अब यहाँ 20वां प्रश्न है एक वस्तु की मांग पर विचार करें। 4 रुपए की कीमत पर इस वस्तु की 25 इकाइयाँ की मांग है। मान लीजिए वस्तु की कीमत बढ़ के 5 रुपए हो जाती है। परिणाम स्वरूप वस्तु की मांग घटकर के 20 इकाइयाँ हो जाती है। कीमत लोच की गणना करिए। चलिए इस प्रश्न को देखेंगे कैसे करते हैं। ये 4 अंक का प्रश्न है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे हमको क्या दिया है। तो ये पुरानी कीमत P1 हम मान लिए कितना हो गया 4 और नई कीमत कितनी हो गई थी 5। पुरानी मात्रा क्वांटिटी कितनी थी
25 और नई मात्रा दूसरी क्वांटिटी कितनी हो गई 20। तो प्राइस 4 था पहले तो क्वांटिटी 25 थी, प्राइस 5 था तो क्वांटिटी 20 थी। अब ये सूत्र आपको याद रखना है कि कीमत में कितना परिवर्तन हुआ। तो ये सूत्र होता है डेल्टा क्यू Q1 गुणे 100। डेल्टा क्यू को हम लिखते हैं Q2 माइनस Q1 बटे Q1 इंटू 100। तो इस तरह से लिख दिया। अब इसका मान रख देते हैं। तो Q2 का मान कितना है, Q2 का मान यहाँ पर 20 है तो 20 लिख दिए। Q1 का मान 25 है तो 25 लिख दिए। यहाँ Q1 का मान है तो 25 गुणे 100। यदि हम इसको हल करेंगे तो ये -20 आ गया। तो ये क्वांटिटी में अंतर आ गया, कितना प्रतिशत हुआ। अब प्राइस में अंतर देखते हैं तो हम लिखेंगे डेल्टा P अपॉन PM। सूत्र वही है, केवल यहाँ P है, Q की जगह P है। तो सूत्र वही है P2 माइनस P1 और यहाँ पर ये P1 ही है, गुणे 100 हो गया। अब P2 माने बाद की प्राइस कितनी थी 5, पहले की प्राइस कितनी थी 4 और P1 का मान 4 है, गुणे 100 कर देंगे। ये इसमें कितना अंतर आया 25 का। अब यहाँ पर हमको इफेक्टिव निकालना है कि कितना अंतर हो। तो -20/25 करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस 0.80 और इसका मान जो है 1 से कम हो गया। इस तरह से हमको यहाँ पर निकालना है। तो हमने कीमत के लोच की गणना कर ली। अब इसका अथवा वाला प्रश्न देखते हैं। एक ऐसे बाजार को लीजिए जहाँ केवल दो उपभोक्ता हैं तथा मान लीजिए वस्तु के लिए उनकी मांग इस प्रकार है। तो यहाँ पर ये P कहला गया, 1 2 3 4 5 6 D1 का मान दिया है, D2 का मान दिया है। इस तरह से टेबल बनी हुई है। तो चलिए इसके लिए हम बाजार में मांग की गणना करते हैं कि कैसे करेंगे इस टेबल से। तो ये सिंपल सा है। यहाँ पर ये पहले व्यक्ति की डिमांड है, दूसरे व्यक्ति की डिमांड है, उस वस्तु की कितनी डिमांड होगी तो हम दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो यहाँ 9 और 24 को जोड़ेंगे, मतलब D1 प्लस D2 करना है। 8 20 को जोड़ेंगे 28, 7 18 को जोड़ेंगे 25, 6 16 को जोड़ेंगे 22, 5 14 को जोड़ेंगे 19, 4 12 को जोड़ेंगे 16। और ये तो जो क्वेश्चन में दिया है उसी को उतार देना है। तो बस इतना सा काम करना है और 4 अंक का प्रश्न है, बड़ा सरल सा है। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अब यहाँ 21वां प्रश्न है। मान लीजिए एक फर्म का उत्पादन Q बराबर 5 1/2 L स्क्वायर 1/K स्क्वायर के माने कि L की घात 1/2 है, K की घात 1/2 है। इस तरह से है। निकालिए अधिकतम संभावित निर्गत जिसका उत्पादन फर्म कर सकती है। 100 इकाइयाँ L और 100 इकाइयाँ K द्वारा। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे हल करेंगे। तो चलिए इससे सरल सवाल क्या होगा, बिल्कुल सरल सा है। L का मान 100 दिया है, K का मान 100 दिया है, सूत्र भी दिया है। सूत्र भी आपको याद नहीं करना है। Q बराबर है 5 L की घात 1/2 K की घात 1/2। 1/2 का मतलब रूट में है। तो यहाँ पर Q लिखेंगे, ये 5 लिख दिए, L का मान 100 लिख दिए, 100 की घात 1/2, K का मान भी 100 लिख दिए, इसकी घात 1/2 हो गया। अब 100 का 1/2 का मतलब होता है 100 का वर्गमूल। तो 100 का वर्गमूल कितना होता है 10। इस तरह से 100 का वर्गमूल करेंगे तो 10 आ जाएगा। यहाँ भी 100 का वर्गमूल करेंगे तो 10 हो जाएगा। अब 10 में 10 का गुणा करेंगे तो 100, 100 में 5 का गुणा करेंगे तो 500। तो अधिकतम संभावित इकाई कितनी हो गई 500। इतना सरल सा प्रश्न है, इसको एक बार आप लगा के देखिएगा। अब यहाँ पर देखिए इसी का अथवा प्रश्न है। मान लीजिए एक फर्म का उत्पादन फलन है Q 2L स्क्वायर K स्क्वायर। तो अधिकतम संभावित निर्गत ज्ञात कीजिए, उसका फर्म उत्पादन कर सकती है। इसमें 5 इकाइयाँ L है, 2 इकाइयाँ K है। तो बिल्कुल सेम ही है। इसी तरह से हमको करना है अधिकतम संभावित निर्गत क्या है जिसका फर्म उत्पादन कर सकती है। 0 इकाई L और 10 इकाई K है। तो दो भाग में दे दिया है इसका प्रश्न। चलिए इसको देखें कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जो फर्म के उत्पादन का फलन है ये दिया है Q बराबर 2L स्क्वायर K स्क्वायर। पहली बार में L का मान 5 दिया है, K का मान 2 दिया है। तो इस सूत्र में मान रख देंगे। Q की जगह Q रख दिए, 2 की जगह 2 रख दिए, L की जगह पर हमको 5 रखना है, ये स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर। और यहाँ 2 है K का मान तो 2 का स्क्वायर। अब ये 2 करे 5 में 5 का गुणा करेंगे 25 होगा, 2 में 2 का गुणा करेंगे 4 हो जाएगा, 25 चौको 100 और ये 200 इकाई हो गया। अब इसकी दूसरी कंडीशन भी दिया है। तो दूसरी कंडीशन में L का मान 0 है, K का मान 10 है। अब इसमें हम मान रखेंगे Q बराबर 2
एल की जगह पर शून्य रख देंगे, एल का स्क्वायर है तो शून्य का स्क्वायर, के की जगह पर 10 रख देंगे, 10 का स्क्वायर, शून्य में किसी भी संख्या का गुणा करें शून्य हो जाता है, इस तरह से यहाँ पर शून्य इकाई का होगा। अब इसका 22वां प्रश्न है, किसी फर्म के पूर्ति वक्र को निर्धारित करने वाले किन्हीं 4 तत्वों का वर्णन करिए। चलिए इसको देखते हैं। तो पूर्ति वक्र को निर्धारित करने वाले 4 तत्व हैं, इनको देखिए। अब इसमें जो है प्रौद्योगिकी प्रगति है, तो इसमें आप पूरा डिटेल करेंगे कि उद्योगों से कितना प्रगति हो तो फिर उससे पूर्ति वक्र निर्धारित होता है। आगम कीमतें, इसका डिटेल भी करना है आपको। वस्तु की मांग, इसमें भी डिटेल करना है। हर में 2-2 3-3 लाइन लिखना है। उत्पादन के साधनों की उपलब्धि, इस तरह से ये 4 अंक का है, तो केवल पॉइंट भर नहीं लिखना है, इनका 2-2 3-3 लाइन डिटेल भी करना है। अब इसमें प्रश्न है, लाभ अधिकमतीकरण किसे कहते हैं, इसकी 3 शर्तें लिखिए। तो इसको देखिए, कुल संप्राप्ति तथा कुल लागत के बीच अधिकतम अंतर को लाभ अधिकतमीकरण कहते हैं। इसकी 3 शर्तें हैं। कीमत P1 सीमांत लागत के बराबर हो, Q0 पर सीमांत लागत ह्रासमान नहीं हो, फर्म को उत्पादन करने रहने के लिए अल्पकाल में कीमत और औसत परिवर्तनीय लागत से अधिक हो। तो इस तरह से ये भाग हैं, इनको आप डिटेल करके भी लिखेंगे। 2-2 3-3 लाइन डिटेल करना है, इतना शॉर्ट में नहीं लिखना है। अब देखिए 23वां प्रश्न है, मुद्रा के किन्हीं 4 कार्यों को लिखिए, अथवा है भारतीय रिजर्व बैंक के मौद्रिक नीति के कौन कौन से उपकरण हैं, इसको लिखना है। चलिए दोनों प्रश्नों के उत्तर को समझते हैं। तो यहाँ पर है मुद्रा के 4 कार्य। विनिमय का माध्यम है, मूल्य का मापन करता है, मूल्य का संचय आधार है, क्रय शक्ति का हस्तांतरण। इसमें सब में डिटेल करके 2-2 लाइन इसमें डिटेल करना है। इसके बाद है आरबीआई के मौद्रिक नीति के उपकरण हैं, बैंक दर नीति, खुले बाजार की क्रियाएं, नगद कोष अनुपात और नैतिक दबाव। ये तो पॉइंट है, इन हर पॉइंट में 2-2 3-3 लाइन आपको डिटेल करना है। इस तरह से ये पेपर 2024 का है। इसको आप लोग एक बार हल करके ज़रूर देख लें। अभी 2023 का भी पेपर हम सॉल्व करके डालेंगे।